Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. ये क्लास है 5th सेमेस्टर के लिए और हम पढ़ रहे थे ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड बाय विलियम हैज़लिट। ये एक ऐसे है जो कि एक बहुत ही बड़े मशहूर एसेइस्ट इंग्लिश के विलियम हैज़लिट ने लिखा है। विलियम हैज़लिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये उस वक़्त लिख रहे थे जब रोमांटिसिज्म जो है अपने अरूज पे आने वाला था और लोगों ने और ख़ास करके अदीबों ने, आर्टिस्ट ने, शायरों ने, राइटर्स ने, इन सब ने क्या किया था कि अगस्टन वैल्यूज़ को अब जो है वो दरकिनार करना शुरू कर दिया था। और एक्चुअल में तो असल में ये देखा जाए तो अगस्टन वैल्यूज़ के लिए इनके दिल में एक नफरत सी पैदा हो रही थी, क्योंकि अगस्टन जो वैल्यूज़ थी जो हमने देखा अगस्टन एज में, वो पॉम्प के ऊपर ज़्यादा फ्लावरी जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और सुपरफिशियल जो है वो बातें करना, ठीक है, सैटायर भी उसी हिसाब से करना अपने पॉलिटिकल जो है वो मोटिव्स को पूरा करने के लिए, और फिर इमिटेशन करना ऑफ द अगस्टस के टाइम पे जो एम्पेरर अगस्टस थे रोम के उनके टाइम पे जो राइटर्स हुए हैं उनकी जो है इमिटेशन करना, इन सारी चीज़ों पे जो है वो बेस था अगस्टन का पूरा लिटरेचर लगभग। और इंसान को जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, खास करके चाइल्ड को, यानी चाइल्ड जो है उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती थी बच्चे को। और चाइल्ड की सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंस थी कि ये बच्चा कल जाके जो है बड़ा होके क्या बनेगा, एक जेंटलमैन, एक बड़ा लर्नड आदमी बनेगा, सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस थी। अब जो रोमांटिक एज में जो है वो ये आ जाता है कि रोमांटिक एज में चाइल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे अब हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की जो है वो कितनी सारी ऐसी पोइम्स हैं जहाँ पे उन्होंने चाइल्ड के बारे में लिखा है, ठीक है। तो वो चाइल्ड को जो है वो फादर ऑफ द मैन जो है वो तस्वर करते हैं, ठीक है। तो विलियम हैज़लिट भी जो है वो क्या कर रहे थे कि वो उसके खिलाफ लिख रहे थे, अगस्टन वैल्यूज़ के खिलाफ लिख रहे थे थोड़ा। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। विलियम हैज़लिट वॉज बॉर्न ऑन 10 अप्रैल 1778। ही लिव्ड अप टू 18 सितंबर 1830। 10 अप्रैल 1778 में पैदा हुए और 18 सितंबर 1830 को इनकी वफ़ात हो जाती है। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, ड्रामा एंड लिटरेरी क्रिटिक। वो इंग्लिश राइटर थे, ड्रामा भी उन्होंने लिखा था और साथ साथ में वो लिटरेरी क्रिटिक भी थे, यानी वो अदबी तनकीद नगार भी थे, ठीक है। ही रोज टू बी अ सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर। वो सोशल कमेंटेटर भी बने, यानी जो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर कमेंट करते हैं वो भी बने, साथ में एक फ़िलासफ़र भी बने, यानी वो उन्होंने खुद फ़िलासफ़ीज़ भी लिखी अपनी या बनाई। ही इज़ नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एंड एसेइस्ट। अब उनको बहुत बड़े तनकीद निगारों में और एसेइस्ट में माना जाता है, उनमें से वो एक हैं। He was placed in the company of Samuel Johnson and George Orwell। और इतना बड़ा जो है इनको तस्वर किया जाता है कि सैमुअल जॉनसन और जॉर्ज ऑरवेल की सफ में उनको शुमार किया जाता है। He is acknowledged as the finest art critic of his age। अपनी एज का जो है वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो है एकदम आप कह सकते हैं कि टू द पॉइंट और बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो लैंग्वेज में ये लिखते थे। डिस्पाइट हिज हाई स्टैंडिंग अमंग हिस्टोरियंस ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, हिज वर्क इज करंटली लिटिल रेड एंड मोस्टली आउट ऑफ प्रिंट। इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी विलियम हैज़लिट को इतना आजकल पढ़ा नहीं जाता। The family of Hazlitt's father were Irish Protestants who moved to the country of Antrim to Tipperary in the 18th century। ये जो फैमिली थी हैज़लिट की, इनके फादर जो हैं ये कहाँ से, एट्रियम से जो है वो मूव किए थे टिपरी में। विलियम द यंगेस्ट ऑफ द सर्वाइविंग हैज़लिट चिल्ड्रन वाज बोर्न इन मेडस्टोन इन 1778। ये मेडस्टोन में पैदा हुए थे। इन 1780 when he was 2 his family began a nomadic lifestyle that was to last several years। 1780 में उनकी फैमिली ने एक नोमैडिक लाइफस्टाइल, यानी नोमैड आपको पता है ना, नोमैड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते हैं, यानी एक जगह रुके 5-10 दिन वहाँ पड़ाव किया फिर दूसरी जगह चले गए।
तो ये जो है स्टाइल जो है इनकी फैमिली ने अपना लिया, जो काफ़ी सालों तक चला। फ्राम मेडस्टोन हिज फादर टुक देम टू बैंडन कंट्री, कॉर्क, आयरलैंड, एंड फ्राम Bandon in 1783 to United States, where the elder Hazlitt preached, lectured, and sought a ministerial call to a liberal congregation. फिर उसके बाद जो है ये कंट्री कॉर्क आयरलैंड में चले गए और वहाँ से फिर बैंडन में चले गए, फिर 1783 में चले गए यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में, और वहाँ पे जो सीनियर हैजलिट थे यानी बड़े हैजलिट वो वहाँ पे प्रीच करते थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस प्रीचिंग जो है वो स्टार्ट कर ली। His efforts to obtain a post did not meet with success, although he did exert a certain influence on the founding of the Unitarian Church in Boston. सॉरी, ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, एल्डर नहीं है, ओल्डर है ये, ओल्डर हैजलिट, यानी जब हैजलिट जो है वो थोड़ा सा ओल्ड हो गए, मतलब थोड़े बड़े हो गए, तो फिर वो प्रीच जो है वो बाइबल की प्रीचिंग, चर्च में प्रीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया यूनिटेरियन चर्च इन बॉस्टन को बनाने में। In 1786-87 the family returned to England and settled in Wem in Shropshire. 1786-7 में इन्होंने अमेरिका छोड़ के दोबारा जो है वो क्या किया, इंग्लैंड में आए और श्रॉपशायर में आके बस गए। हैजलिट वुड रिमेंबर लिटिल ऑफ हिज ईयर्स इन अमेरिका, सेव द टेस्ट ऑफ बारबेरीज। अच्छा, हैजलिट को जो है वो उस अमेरिका को कुछ ज़्यादा याद नहीं था, सिर्फ टेस्ट ऑफ बारबेरीज। सॉरी, मैं यहाँ पे दोबारा से करेक्शन करूँगा, ये जो एल्डर हैजलिट है ये ठीक लिखा है इन्होंने, आई थॉट कि ये है, तो एल्डर हैजलिट जो है इनके फादर को ही कहा गया। ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका की उनको इतनी ज़्यादा याद नहीं रही, सिर्फ उनको टेस्ट जो बारबेरीज का था वही याद रहा, तो इससे ये लगता है कि छोटी उम्र में ही वो वापस आ गए थे। हाँ, वो सारी, और ये हमने देखा नहीं डेट, क्योंकि अगर वो 1778 में पैदा हुए हैं तो 1786 में जो है वो वापस आ गए, तो इसका मतलब वो 8 साल या 9 साल के थे जब वापस आ गए, तो इसमें वो जॉब शॉब नहीं ले सकते। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स यहाँ पे मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, हैजलिट वुड रिमेंबर लिटिल ऑफ हिज ईयर्स इन अमेरिका, सेव द टेस्ट ऑफ बारबेरीज। उनको अमेरिका के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं था, बजाय सिर्फ बारबेरीज यानी जो बेरीज होती हैं उनकी टेस्ट के अलावा। He got his education in Hickney. Some of his works are characters of Shakespeare's play, Table Talk, Labour, Amoris, The Spirit of the Age. Hickney में आकर उन्होंने एजुकेशन हासिल की, और उनके जो वर्क्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, टेबल टॉक, लेबर, अमोरिस, द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, उसके बाद ये जो हम पढ़ने वाले हैं द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड, इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। Hazlitt's essay on the ignorance of the learned is to be found in Table Talk, Essays on Men and Manners. ये जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, ये इसका जो मजमुआ है, इसका जो कलेक्शन है, उसका नाम है Table Talk, Essays on Men and Manners. The title of the essay seems to be a contradiction. Learned men are supposed to be men of erudition. अब ये जो टाइटल है इस ऐसे का, ये एकदम क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी इसमें तजाद है, यानी एक तरफ से लर्नड भी है और दूसरी तरफ से इग्नोरेंस भी है। हम ये मानते हैं कि जो तालीम हासिल करता है वो फिर इग्नोरेंट, जहालियत उसमें नहीं रहती, वो इग्नोरेंट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने विलियम हैजलिट ने जो टॉपिक लिया है वो क्या है कि इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड, यानी बड़ा लर्न होने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद, कुछ सीखने के बाद भी इग्नोरेंट रहना, जहालियत में रहना, जाहिल रहना, तो ये थोड़ा सा क्या है, इसके बीच में कंट्राडिक्शन है, तजाद है। ठीक है, ये तो हम मानते हैं। अ लर्नड मैन इज समवन हु हैज़ स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। अ लर्नड मैन नोज हिज सब्जेक्ट इन डेप्थ। एक लर्नड मैन वो होता है जो इसने काफ़ी टाइम से जो है वो पढ़ा हो, काफ़ी टाइम जो है वो स्टडी की हो और उसने नॉलेज को एक्वायर किया हो, तालीम को हासिल किया हो, इल्म को हासिल किया हो। अ लर्नड मैन नोज हिज सब्जेक्ट इन डेप्थ। एक लर्नड मैन जो है अपने सब्जेक्ट को पूरी गहराई तक जो है वो
जानता है. When we say that someone is a learned man, we are likely to assume that he is a knowledgeable man and he is not an empty vessel who makes much noise. और जब भी हम किसी लर्नड मैन की, किसी तालीम याफ्ता इंसान का जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये बात जो है वो होती है कि ये बंदा जो तालीम या जिसने तालीम हासिल की है, इसको नॉलेज होगी और ये खाली जो वैसल है, खाली बर्तन नहीं है जो आवाज़ करता है. यानी वो एक मुहावरा है ना कि खाली बर्तन जो है वो ज़्यादा शोर करता है भरे हुए बर्तन से. तो ये खाली बर्तन नहीं है, ये सच में इसके पास नॉलेज है. अच्छा, अब हम इसकी समरी जो है वो देखेंगे और कि कुल मिला के विलियम हैज़लिट सर ने जो है वो इस ऐसे में क्या कहा है. हैज़लिट डज नॉट गिव एनी प्रेज टू द लर्न पीपल, ही मॉक्स देम. Quoting Butler, he says that a person may be a linguist, he is actually drained of his talent. कहते हैं कि हैज़लिट जो है वो इस ऐसे में पढ़े लिखे लोगों की, लर्नड लोगों की जो है वो तारीफ़ नहीं करते, मॉक करते हैं. उनका मॉक का मतलब होता है मजाक करना, उनका मजाक उड़ाते हैं. और साथ ही साथ जो हमने कल भी पिछली क्लास में भी जो सैमुअल बटलर की पोइम का एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, उसमें हमने इसको भी समझा था कि वो सैमुअल बटलर कहते हैं कि चाहे कोई एक बंदा लिंग्विस्ट क्यों ना हो, यानी वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस क्यों ना जानता हो, फिर भी उसका जो टैलेंट है वो ड्रेन हो जाता है, यानी वो निचड़ जाता है, निकल जाता है टैलेंट. सच अ मैन इज़ नॉट केपेबल of expressing any feelings in any of those languages which he speaks. और सैमुअल बटलर का ही जो है ये मानना है और इससे इत्तफाक रखते हैं विलियम हैज़लिट. ये बात आप याद रखें. बात कौन कर रहे हैं, ये वाली बात ये की है सैमुअल बटलर ने, लेकिन उससे इत्तफाक कौन कर रहे हैं, विलियम हैज़लिट. कि ऐसा इंसान जो है वो अपनी ट्रू जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता उन लैंग्वेजेस में जिनको वो जानता है, अगर वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता हो, multi languages. Such a man will be considered to be learned in his own language. ऐसे इंसान को हम पढ़ा लिखा मानेंगे सिर्फ उसकी अपनी लैंग्वेज में. यानी मान लो कोई इंग्लिश स्पीकिंग, कोई इंग्लिश इंग्लैंड का रहने वाला है और उसको फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, लेकिन हम उसको पढ़ा लिखा मानेंगे किसमें, इंग्लिश में ही. हैज़लिट इज ऑफ द व्यू दैट लर्निंग इज बट अ फॉयल टू कॉमन सेंस. हैज़लिट का ये व्यू है, ये नज़रिया है कि लर्निंग यानी सीखना, पढ़ना, इससे क्या होता है, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि कॉमन सेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है. इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रू नॉलेज. ये एक सब्सटीट्यूट है. सब्सटीट्यूट का मतलब हो गया अल्टरनेट, ठीक है, इसके बजाय वो, ये सब्सटीट्यूट है ट्रू नॉलेज का. यानी अगर कुछ इंसान जो है वो कुछ सीखेगा तो उसके पास जो ट्रू नॉलेज है वो उससे चली जाएगी. The bookworm sees only glimmering shadows of things reflected from the minds of the others. ये भी हमने किया था कि एक बुकवर्म है, यानी जो किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा हम किसे कहते हैं, जो सिर्फ किताबों में ही लगा रहता है, बाहर की दुनिया को वो ऑब्जर्व नहीं करता, देखता नहीं. तो वो क्या है, उसके जहन में, उसके पास जो भी नॉलेज आती है वो रिफ्लेक्टेड है दूसरों के माइंड्स की. यानी हम अगर, मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की थी कि किसी बुक में हमने जो है वो पढ़ा कि फॉर एग्जांपल ये बात सच नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने किसी बुक में पढ़ा कि सन राइजेज इन द वेस्ट, ठीक है, कि सूरज जो है वो वेस्ट में जो है वो उगता है, ठीक है. आपने कभी ज़िंदगी में जो है वो सूरज को उगते देखा ही नहीं, ना आपने इस चीज़ की फ़िक्र की. एक दिन आप किसी दूसरे इलाके में चले गए और आपने जो है वो देखा कि सूरज जो है वो दूसरी तरफ से उग रहा है, ठीक है. तो आपको हैरानी होगी कि यार ये तो सूरज आज ईस्ट से उग रहा है. तो असली में क्या था, उग रहा वो जो है, जो राइज कर रहा था वो ईस्ट से ही था, लेकिन आपने किसी किताब में ये गलत पढ़ लिया था और फिर आपने वही नज़रिया बना लिया. तो ये गलत नज़रिया किसका था, ये गलत नज़रिया उस किताब लिखने वाले का था. अ लर्नर हैज़ नो आइडियाज़ ऑफ हिज ओन. एक लर्नर जो होता है, सीखने वाला होता है, उसके पास अपना कोई भी आइडिया नहीं होता. ही बोरोज फ्रॉम अदर्स. वो दूसरों से आइडियाज़ उधार लेता है. बोरो का मतलब उधार लेना. ही रैप्स हिमसेल्फ इन द वेब ऑफ जनरलिटीज़. वो अपने आप को कवर कर लेता है जनरलिटीज़ में. जनरलिटीज़ का मतलब हो गया जो जनरल चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, उनमें अपने आप को रैप कर लेता है, कवर कर लेता है. अ लर्नर कैन ओनली ब्रीथ एज अदर मैन ब्रीथ कॉमन एयर. एक सीखने वाला जो है वो तभी सांस लेता है जैसे कि दूसरे लोग सांस लेते हैं कॉमन एयर में. ही इज़ अ बारोअर ऑफ सेंस. वो इल्म के साथ साथ सेंस को भी जो है वो
उधार लेता है। ही हैज़ नो आइडियाज़ ऑफ हिज ओन, उसके अपने कोई आइडियाज़ नहीं है। द हैबिट ऑफ सप्लाइंग आवर आइडियाज़ फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इनफीबल्स वीकन्स ऑल इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ थॉट। ये आदत हमारी कि हम क्या करते हैं कि अपने आइडियाज़ जो हैं वो फॉरेन के सोर्सेज यानी बैरूनी जो किताबें हैं यानी फॉरेनर जो राइटर्स हैं उनके आइडियाज़ जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अपना खुद का थॉट है वो ख़त्म हो जाता है। इंटरनल थॉट, अंदर का जो हमारा थॉट है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। द फैकल्टीज ऑफ द माइंड व्हेन नॉट एक्सट्रैक्टेड और व्हेन क्रैम्प्ड बाई कस्टम एंड अथॉरिटी बिकम लिस्टलेस। जो फैकल्टीज़ ऑफ माइंड यानी जो हमारे माइंड की, जो हमारे जहन की सोचने की और चीज़ों पे गौर करने की और कैलकुलेट करने की जो सलाहियतें हैं, जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं क्योंकि हम उन पे ज़्यादा जोर नहीं लगाते, क्योंकि हमें बना बनाई नॉलेज जो है वो मिल रही है। टॉर्पीड एंड अनफिट फॉर द पर्पसेस ऑफ थॉट एंड एक्शन, और हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो अनफिट हो जाता है बिल्कुल थॉट के लिए और एक्शन के लिए, यानी इतना बेकार हो जाता है कि ना हम अपने जहन में थॉट को प्रोसेस कर सकते हैं ना ही एक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। द लर्नड आर मेरली लिटरेरी ड्रजेस, कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ लिटरेली, सिर्फ अदीब बेकार से लोग हैं, यानी उनको सिर्फ जो है वो ऊपर की जो है वो नॉलेज है। इट इज़ एन ओल्ड रिमार्क दैट बॉयज़ हु शाइन एट स्कूल डू नॉट मेक द ग्रेटेस्ट फिगर व्हेन दे ग्रू अप। एक ओल्ड रिमार्क है, एक पुरानी कहावत है कि वो बच्चे जो स्कूल में शाइन करते हैं, जो स्कूल में बहुत उम्दा होते हैं पढ़ने में, वो ज़िंदगी में आगे जाके बड़े होके कोई इतना ख़ास काम नहीं कर पाते। अ मेयर स्कॉलर हु नोज नथिंग बट बुक्स मस्ट बी इग्नोरेंट इवन ऑफ देम, बुक्स डू नॉट टीच द यूज़ ऑफ बुक्स। कहते हैं कि एक ऐसा स्कॉलर जो सिर्फ बुक्स को जानता है और कुछ नहीं जानता, तो उसको तो बुक्स को भी जानना नहीं चाहिए ना, उसको बुक्स भी पढ़नी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बुक्स ये चीज़ नहीं सिखाती कि बुक्स को यूज़ कैसे करना है। द लर्नड ऑथर डिफर्स फ्रॉम द लर्नड स्टूडेंट। एक पढ़ा लिखा ऑथर यानी लिखने वाला राइटर डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है किससे? एक लर्न स्टूडेंट से, एक तालिब इल्म से। द टायरलेस रीडर्स ऑफ बुक्स आर लाइक द एवर लास्टिंग कॉपियर्स ऑफ पिक्चर्स। ये जो रीडर्स हैं यानी स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं बुक्स को, ठीक है, ये क्या है? ये कॉपियर्स हैं, कॉपियर्स ऑफ पिक्चर्स, यानी एक जो उनके सामने किताब है वो भी किसी चीज़ की कॉपी है, फिर जो खुद पढ़ते हैं उनके जहन में जो बात आती है वो भी कॉपी है। देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग एंड रिमार्केबल अबाउट सच स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स में कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ रिमार्केबल यानी जिसको देख के आप उनको उनकी सराहना कर सको, उनकी तारीफ़ कर सको, और ऐसी कोई चीज़ जो सरप्राइजिंग हो, ऐसी उनमें कुछ भी नहीं। एज ऑलरेडी मैंशन, बॉयज़ हु शाइन एट द स्कूल डू नॉट मेक द ग्रेटेस्ट फिगर। ऑलरेडी ये बात हम कर चुके हैं। मेमोरी ऑफ द लोएस्ट काइंड इज़ द चीफ फैकल्टी कॉल्ड इन टू प्ले। पढ़ने के टाइम पे जो मेमोरी हमारी होती है वो भी लोवेस्ट काइंड के, सबसे जो निचले दर की मेमोरी होती है, यादाश्त होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाय रॉट। बच्चे जो स्कूल के होते हैं वो चीज़ें कैसे सीखते हैं? बाय रॉट यानी रट्टे से। दे आर फिजिकली सिक बट बाई इम्पोज्ड लर्निंग ऑफ ग्रामर, लैंग्वेजेस एंड अर्थमेटिक विल जनरली बी एट द हेड ऑफ द क्लास। फिजिकली तो वो सिक होते हैं, कुछ बच्चे बीमार होते हैं या कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इम्पोज्ड लर्निंग है यानी उनके ऊपर जो कंपलसरी लर्निंग जो है वो उनसे कराई जाती है, उससे मतलब ग्रामर की लर्निंग, लैंग्वेजेस की, अर्थमेटिक की, मैथ्स की, तो उससे क्या है वो क्लास में आगे बढ़ जाते हैं। एन आइडलर एट स्कूल हैज़ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। जो आइडलर होते हैं यानी जो पढ़ने लिखने में इतना जो है वो ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होता, बस घूमता फिरता रहता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है और उसकी स्पिरिट्स भी यानी उसके हौसले भी बुलंद होते हैं, और उसके अंदर मतलब एक ज़िंदगी होती है। सम स्कूल बॉयज़ डोंट सबमिट देमसेल्व्स टू आयरन डिसिप्लिन। कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं, ऐसे बॉयज़ भी होते हैं जो अपने आप को सबमिट नहीं करते, यानी वो सरेंडर नहीं करते आयरन डिसिप्लिन के आगे। आयरन डिसिप्लिन का मतलब हो गया जो स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसके आगे सरेंडर नहीं करते, सबमिट नहीं करते। ग्रे एंड कॉलिन्स वर स्टूडेंट्स ऑफ दिस काइंड। ग्रे, थॉमस ग्रे और कॉलिन्स जो हैं वो इसी टाइप के स्टूडेंट्स थे, और इनका कहने का अब ये मतलब है कि इसीलिए वो इतने बड़े राइटर बन सके। विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड, वॉज नॉट अ बुक वर्म, नॉट फॉन्ड ऑफ लिटरेरी ड्रजरी। विलियम शेक्सपियर जो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त प्ले राइट है, यानी ड्रामा लिखने वाले राइटर हैं विलियम शेक्सपियर,
वो बुकवार्म नहीं थे। और इसमें साथ में हम ये ऐड कर लें कि शेक्सपियर ने तो स्कूलिंग उस हिसाब से हासिल भी नहीं की थी। इसलिए बहुत सारे तनकीद निगार हैं इस बात पे शक करते हैं कि क्या शेक्सपियर ने जो लिखा वो खुद लिखा या किसी और ने लिखा। लर्निंग इज़ द नॉलेज ऑफ डैट विच इज़ नॉट जनरली नोन टू अदर्स एंड विच वी कैन गेट फ्राम बुक्स और अदर सोर्सेज। लर्निंग जो है असली में क्या है, एक ऐसी नॉलेज है जो हम दूसरी किताबों से नहीं लेते, जो हम दूसरे सोर्सेज से नहीं लेते। द नॉलेज ऑफ वट इज़ बिफोर अस और अबाउट अस इज़ नॉट नॉलेज। ये नॉलेज होना, ये इल्म होना कि हमसे पहले कौन था, ठीक है, और हमारे आगे कौन है, ये नॉलेज नहीं है। लर्निंग इज़ द नॉलेज ऑफ डैट विच नन बट द लर्न नो। लर्निंग वो है, वो नॉलेज है, वो इल्म हासिल करना है जो कि सिर्फ लर्नड के पास हो। द लर्नड मैन प्राइड्स हिमसेल्फ इन द नॉलेज ऑफ नेम्स एंड डेट्स। कुछ जो लर्नड इंसान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, वो क्या करता है कि प्राउड फील करता है, ठीक है, यानी फ़ख्र महसूस करता है क्या करके, नाम और डेट याद करके। ही कैन हार्डली फाइंड हिज वे इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। लेकिन जब वो कभी चलता है बाज़ार में तो उसको जो गलियां हैं वही समझ नहीं आती। बट ही कैन टेल यू अबाउट ऑल प्रिंसिपल करेक्टर्स इन हिस्ट्री। यानी गलियां तो मिलती नहीं बाज़ार में, लेकिन वो आज तक की हिस्ट्री में जितने भी प्रिंसिपल करेक्टर्स, बड़े करेक्टर्स हुए हैं, उन सब के बारे में आपको बता सकता है। ही नोज़ मच अबाउट वट ही टॉक्स अबाउट एज अ ब्लाइंड मैन टॉक्स ऑफ कलर्स। वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको इतना कुछ बता सकता है कि जैसे कि एक अंधा जो है वो कलर के बारे में बता सकता है कि कलर ऐसा होता है, पीला होता है, नीला होता है, ये होता है, हालांकि उसने कभी देखा नहीं है। He cannot give satisfactory answer to the plainest questions, yet he poses himself to be an infallible judge on all the questions. वो क्या करता है कि मतलब उनको नॉर्मल अगर क्वेश्चन उनसे पूछा जाए तो उस एक पढ़े लिखे इंसान से, लर्नड इंसान से, तो वो उसकी कोई सेटिस्फैक्टरी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे सकता, मतलब उतनी अच्छी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन अपने आप को पोज करता है, अपने आप को दिखाता है कि जैसे वो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन ऑल द डेड एंड लिविंग लैंग्वेजेस। वो एक्सपर्ट होता है सारी जितनी मरी हुई ज़ुबानें हैं और जितनी ज़िंदा ज़ुबानें हैं। अ मेयर स्कॉलर हु नोज नथिंग बट बुक्स मस्ट बी इग्नोरेंट ऑफ देम। इसलिए लास्ट में कंक्लूड करते हैं विलियम हैज़लिट के वो स्कॉलर जो कि सिर्फ किताबें पढ़ता है और किताबों के अलावा वो कुछ नहीं जानता, वो उसको किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए। बुक्स डू नॉट टीच द यूज़ ऑफ बुक्स। किताबों को यूज़ करना नहीं सिखाती। द लर्नड पेडेंट इज कन्वर्जेंट विद बुक्स बट ओनली एज दे आर मेड फ्रॉम अदर बुक्स। एक लर्न जो है वो बुक्स को पढ़ता है और वो बुक भी किसी से बनी हुई है, किसी दूसरी बुक से बनी हुई है। ही पैरट्स दोज लर्नड मैन हु हैव पैरोटेड अदर्स। वो तोते की तरह जो है वो उसकी बातें बोलता है उन मैन की जो लर्नड हैं, और कल जो है वो इसकी भी बातें जो हैं वो नए तोते यानी नए लर्न मैन जो हैं वो करेंगे। तो इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विलियम हैज़लिट ने जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके वो लोग जो सिर्फ किताबें जो हैं वो किताबों को रट्टा मारते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, जो अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को नहीं देखते, जो ऑब्ज़र्व नहीं करते, उनके ऊपर जो है तनकीद की है, क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। और आप इससे कितना सहमत हैं, आप कितना एग्री करते हैं विलियम हैज़लिट से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। आई वुड लाइक कि अगर आप कमेंट सेक्शन में ही इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें कि आप एग्री करते हैं विलियम हैज़लिट की बात से या नहीं करते, और आई वुड लाइक कि ग्रुप में भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।